आज का हमारा टॉपिक है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। सबसे पहले ये कि फैटी एसिड क्या होते हैं और इनकी बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होती है, इसको बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं। तो फैटी एसिड एक चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसमें आप ये देखेंगे CH2 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 है और यहाँ पर R है। R का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लेंथ इसकी हो सकती है, R की कुछ भी वैल्यू हो सकती है और इसके एंड पे ये इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O OH, लेकिन यहाँ पर OH रिमूव हुआ है और यहाँ पे SCO-A अटैच है, जिस वजह से ये फैटी एसिड नहीं बल्कि फैटी असाइल CoA है। तो इस फैटी असाइल CoA का ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसके अलावा जो फर्स्ट कार्बन इसके बाद फर्स्ट कार्बन होगा, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन और इसके साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। चूंकि ये ऑक्सीडेशन अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान इस जगह पर होती है, यहाँ से ये ब्रेक होता है, इस वजह से इसको हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब हम स्टेप्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड देखते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते, इनमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये आप देखें तो ये सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फैटी एसिड्स को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर पाल्मिटिक फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन देखते हैं। पाल्मिटिक फैटी एसिड्स वो हैं जिनमें कार्बन की तादाद 16 होती है। ये C16 वाला एक फैटी एसिड है जिसमें 16 कार्बन होने की वजह से इसका नाम पाल्मिटिक एसिड था, लेकिन CoA अटैच होने के बाद इसका नाम पाल्मिटॉइल CoA है। फर्स्ट स्टेप में इसमें डिहाइड्रोजिनेशन होगी जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान बनेगा। इस वजह से एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन बीटा कार्बन से रिमूव होगा। इस तरह से ये पहले हमने चेन बना ली। इस चेन में ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, दोनों से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। जब एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद इन दोनों कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड था ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी अनसैचुरेशन कहाँ पर है, अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की शक्ल में है। यहाँ पर जो इसके हाइड्रोजन एटम अटैच हैं जो इसके साथ, ये इसमें अपोजिट डायरेक्शन में अटैच होंगे। अगर इधर इस डायरेक्शन में अटैच है तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में अटैच होगा। इस चीज़ को हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ठीक है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ये ट्रांस कंडीशन में होते हैं। इस वजह से इसका नाम ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनॉइल CoA बन जाएगा। इनॉइल क्या शो कर रहा है, डबल बॉन्ड को, और CoA इसके एंड पर अटैच है, इस वजह से अब इसका नाम ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनॉइल CoA है। डेल्टा स्क्वायर डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनॉइल CoA बन जाएगा जब इसमें से डिहाइड्रोजिनेशन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में इस रिएक्शन में वाटर की एडिशन होगी और ये वाटर इसी डबल बॉन्ड पर ऐड होगा। ये किस तरह से ऐड होगा, वाटर का OH यहाँ अटैच हो जाएगा और वाटर का हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। इस दौरान जो एंजाइम इस्तेमाल होगा इसका नाम इनॉइल CoA हाइड्राटेज है, क्योंकि इस एंजाइम ने इनॉइल CoA में वाटर ऐड किया है, तो इस वजह से इसका नाम इनॉइल CoA हाइड्राटेज होगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर O के साथ ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जो O के साथ अटैच है, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये NAD+ को रेड्यूस कर देगा NADH में और साथ में यहाँ से चूंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया है तो इस वजह से ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के सूरत में ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। इस स्टेप पर एक NADH भी प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस रिएक्शन में एक CoASH एंटर होगा जिसकी वजह से एंजाइम इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा। अब यहाँ तक जो एक है ये एक एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ये बाकी की फैटी एसिड चेन अलग हो जाएगी। तो ये एक एसिटाइल CoA है जो कि
2 कार्बन पर मुश्तमिल है। ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, और बाकी का जो ये है हिस्सा, इसके साथ ये वाला SOA ये अटैच हो जाएगा, तो ये भी एक CoA वाली चेन बन जाएगी, जिसमें अगेन यही सारे प्रोसेसेस रिपीट होंगे और मज़ीद 2 कार्बन इसमें से सेपरेट हो जाएंगे एज आ एसिटाइल CoA। इस तरह से 2 कार्बन एसिटाइल CoA बन के सेपरेट होते जाएंगे और एंड पर जब 4 कार्बन वाली चेन रह जाएगी, तो इसमें से जब यहाँ से 2 कार्बन वाले 2 अलग होंगे तो ये 2 भी एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएंगे और पीछे जो 2 रह जाएंगे ये भी एसिटाइल CoA ही रह जाएगा। इस वजह से ये लास्ट जो 4 हैं उनको एसिटाइल CoA में कन्वर्ट करने के लिए एक ही दफ़ा डिवीजन होगी। इस तरह से फर्स्ट राउंड में यहाँ तक 2 रिमूव हो जाएंगे, सेकंड राउंड में ये एक राउंड होगा, सेकंड राउंड में ये रिमूव हो जाएंगे, थर्ड राउंड में यहाँ तक होगा, फोर्थ राउंड में यहाँ तक, फिफ्थ राउंड में यहाँ तक, सिक्स्थ राउंड में यहाँ तक और सेवन्थ राउंड में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो वो फैटी एसिड जिसमें 16 कार्बन थे उसमें टोटल कितने राउंड होंगे उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो वो 16 का हाफ बनता है 8, तो 8 - 1 यानी कि टोटल 7 राउंड होंगे। इस तरह अगर 14 कार्बन वाली चेन होगी तो उसमें कितने राउंड होंगे? 14 का हाफ है 7, 7 - 1 यानी कि 6 राउंड में ये कंप्लीटली एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये ऑक्सीडेशन हुई है तो फर्स्ट स्टेप में FADH2 प्रोड्यूस हुआ है और सेकेंड लास्ट स्टेप में NADH प्रोड्यूस होता है इन एवरी राउंड। इस तरह से टोटल जो 7 राउंड हुए हैं तो 7 राउंड में 7 NADH और 7 FADH2 प्रोड्यूस होंगे, साथ में 8 एसिटाइल CoA प्रोड्यूस होंगे। अब अगर हम इनकी एनर्जेटिक्स देखें तो 7 NADH हर NADH 3 ATP के बराबर होता है, तो इसको 7 3s are 21। इसी तरह FADH2 हर एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है, तो इसलिए 7 2s are 14, ये 14 ATP के बराबर। एक एसिटाइल CoA 12 ATP प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान, तो 12 × 8 ये हो जाएंगे 96। तो टोटल हम जब इनको करते हैं ATP को तो हमारे पास 131 ATP प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन चूंकि 2 ATP स्टार्ट में यूज हुए थे तो उन 2 ATP को माइनस करने पे हमारे पास 129 ATP हासिल होते हैं एक 16 कार्बन वाले फैटी एसिड के ब्रेकडाउन के प्रोसेस में। अब हम रेगुलेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन देखते हैं, तो इसकी रेगुलेशन 2 हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। जब ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो उसको इंक्रीज करने के लिए ग्लूकागोन प्रोड्यूस होता है। ग्लूकागोन वो हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, तो ये कब प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूरिंग स्टार्वेशन। और ये हार्मोन जब प्रोड्यूस होता है तो ये बीटा ऑक्सीडेशन को प्रमोट करता है। इसके अपोजिट इंसुलिन हार्मोन ये तब रिलीज होता है जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, तो ये हार्मोन बीटा ऑक्सीडेशन को स्टॉप करता है, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन अगर होगी तो ये एसिटाइल CoA प्रोड्यूस करेगी जिसकी वजह से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टॉप हो जाएगी। तो चूंकि इंसुलिन ने ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करना है, इस वजह से ये फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन को स्टॉप कर देता है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जो चीज़ समझ ना आई हो आप इसको दोबारा सुने। अगर फिर भी समझ ना आई हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं।